once again to Byju's classes। मेरा नाम है अतिउल्ला और ये है सेशन 7 डीपीपी डिस्कशन थर्मोमेट्री का। इस सेशन में हम हीट ट्रांसफर के ऊपर बात करेंगे। हीट कंडक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेडिएशन के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कैलोरीमेट्री और हीट कंडक्शन के मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस केस में हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू होता है? ओके, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है। दूसरा क्या है? हॉट एयर जो राइज करता है। तीसरा ऑप्शन है सन से जो हीट आती है वो हमारे फेस को वार्म करती है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीन तरह से हीट ट्रांसफर होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? एक मटेरियल है, उसके एक एंड को हम हीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अलोंग द मटेरियल का जो अगला दूसरा एंड है वो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, यानी हीट ट्रांसफर वहां तक हो जाता है। अब कंडक्शन में क्या होता है कि ये पार्ट जो है रॉड का, ये अपने नेक्स्ट पार्ट को हीट दे रहा है और ये पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट को हीट दे रहा है। यहां पे रॉड के पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, यानी मटेरियल का कोई बल्क मूवमेंट नहीं होता है। ओके, इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है, उसको हम बॉईल कर रहे हैं, तो यहां का जो वाटर जो वार्म हो जाता है या बॉईल होने लगता है, वो क्या होता है? वो ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, तो वो अपने साथ हीट ले जाता है और ऊपर वाले वाटर को वो हीट करता है। ओके, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है। इस साइकिल को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो यहां पे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका बल्क मूवमेंट हो रहा है, वो पूरा मटेरियल मूव करके हीट ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या होता है? किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास हीटर है, उसके बगल में हम बैठे हैं, तो हमें वो हीट ट्रांसफर कर देता है, हमें वार्मथ फील होता है, राइट। तो रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? हीट फ्रॉम द सन वार्मिंग योर फेस। क्यों ये ऑप्शन सही होगा? क्योंकि जब बॉइलिंग वाटर में हम एक आयरन पीस डालेंगे तो वो आयरन पीस हीट अप होगा, लेकिन क्या उसके मटेरियल्स का बल्क मूवमेंट होगा? नहीं होगा। हॉट एयर जब राइज करता है तो एयर अपने साथ हीट लेके राइज करता है, यानी वहां पे भी बल्क मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। ओके, लेकिन जो सन से हीट आती है, तो सन और अर्थ के बीच में तो कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, फिर भी वो हमारे पास हीट आ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रेडिएशन के थ्रू होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है? हमारे ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, या सारे रेडिएशन का सेम वेवलेंथ ही होता है। ओके, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विजिबल लाइट से अगर हम अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे की तरफ जाएं तो वेवलेंथ जो होता है वो छोटा होता जाता है, और अगर उल्टे साइड जाएं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव की तरफ जाएं, तो वेवलेंथ बड़ा होते जाता है। ओके, तो किसका, इनमें जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से किसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा? ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। और ये रिजल्ट हम अगर याद रखें तो हमें कभी हेल्पफुल काफी हो सकता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होगा वो विजिबल स्पेक्ट्रम से ज्यादा होगा और वो अल्ट्रावायलेट के वेवलेंथ से ज्यादा होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? ओके, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम लिखते हैं विबग्योर, तो जो वॉयलेट होता है वो 3600 एंगस्ट्रॉम पे होता है और रेड जो होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम पे होता है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना चाहिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ए हमें दिया है एब्जॉर्प्टिव पावर, आर हमें दिया है रिफ्लेक्टिव पावर और टी हमें दिया हुआ है ट्रांसमिसिव पावर। हमें बताना है कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, तो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी पे
क्यू आई हीट इंसिडेंट है। ओके, अब क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ द हीट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट ऑफ द हीट वो एब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट ऑफ द हीट वो ट्रांसमिट कर देगा। यानी कि टोटल रेडिएशन जो आ रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा? जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो पार्ट एब्सॉर्ब हो जा रहा है और जो पार्ट ट्रांसमिट हो जा रहा है। ओके, अगर मैं दोनों साइड क्यू आई से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू ए अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई। क्यू आर अपॉन क्यू आई क्या है? फ्रैक्शन ऑफ हीट जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव पावर। क्यू ए अपॉन क्यू आई क्या है? फ्रैक्शन ऑफ हीट जो एब्सॉर्ब हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्टिव पावर। और क्यू टी अपॉन क्यू आई क्या है? जो पार्ट, जो फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिसिव पावर। तो हमें पता चल रहा है कि R प्लस ए प्लस टी टोटल क्या होगा? टोटल 1 होगा। ऑलराइट, तो ये रिजल्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है वो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। इसका मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा वो पूरा का पूरा रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है? क्या वो कुछ भी पार्ट एब्सॉर्ब करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो कुछ भी पार्ट ट्रांसमिट करेगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि पूरा का पूरा पार्ट वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? T इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन A। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन जो होता है एंड कन्वेक्शन, उसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन जो होता है उसमें किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट की कॉन्सेप्ट क्या है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है विदाउट बल्क मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन मीडियम तो चाहिए ना, अगर ये रॉड नहीं होता तो यहां से यहां हीट ट्रांसफर होता क्या? नहीं होता। यानी कि मटेरियल मीडियम की जरूरत है। कन्वेक्शन में अगर वाटर नहीं होगा तो अगर इसको हम गर्म कर रहे हैं तो यहां के पानी को गर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। अगेन यहां पे किस चीज की जरूरत है? यहां पे मटेरियल मीडियम की जरूरत है, क्योंकि बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। रेडिएशन में क्या होता है? सन से हीट हमारे पास आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीट आराम से हमारे तक पहुंच जा रही है, यानी कि वो रेडिएशन है। ओके, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन में हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां में 2 बॉडीज दिए गए हैं, ए और बी। ए हॉट है और बी कोल्ड है। तो हॉट बॉडी यानी बॉडी ए के लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, यहां हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं क्यू एमिशन यानी हीट जो एमिट हो रहा है और क्यू एब्जॉर्प्शन यानी हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी को अगर हमने साथ में रख दिया है तो क्या होगा? हॉट बॉडी कोल्ड हो जाएगा और कोल्ड बॉडी हॉट हो जाएगा। इसका मतलब है जो हॉट बॉडी है वो क्या करेगा? वो हीट लूज करेगा। अब कोई भी बॉडी हीट गेन कैसे करता है? जब वो पावर या वो हीट एब्सॉर्ब करता है। कोई भी बॉडी हीट लूज कैसे करता है? जब वो हीट एमिट करता है। करेक्ट। अगर इसका नेट लॉस हो रहा है हीट का, इसका मतलब क्या है? कि जितना वो एब्सॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा वो एमिट कर दे रहा है। जितना उसका इनकम है उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब क्या है? कि क्यू एमिशन जो होगा वो क्यू एब्सॉर्प्शन से ज्यादा होगा। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 बॉडीज हैं एक्स एंड वाई, दोनों का सेम सरफेस एरिया है और ये रेडिएशन एमिट कर रही हैं। ओके, अगर रेडिएशन एमिट कर रही हैं यानी कि इनका टेम्परेचर, ये हीट लॉस कर रही हैं और इनका टेम्परेचर कम होगा। तो हमें टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है इस ग्राफ में। हमें बताना है कि उनकी एमिसिविटी का क्या रिलेशनशिप होगा और उनकी एब्जॉर्प्टिविटी का क्या रिलेशनशिप होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि इस चैप्टर का क्रक्स है। वो हमें बताता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, यूज से जिसको हम डिनोट करते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम या पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू ई। ई क्या होता है? एमिसिविटी। सिग्मा होता है एक कांस्टेंट जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ए होता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। टी टू द पावर 4 में टी होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टीएस टू द पावर 4 में टीएस होता है
टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, एक और की कॉन्सेप्ट है यहां पे कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का रिलेशनशिप क्या होता है, E इज इक्वल टू A। ओके, और ये हमें क्या बताता है कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड एमिटर्स भी होते हैं। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पता है, U इज इक्वल टू E सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। अब X और Y को कंपेयर करें तो उनका सरफेस एरिया सेम है, यानी कि A कांस्टेंट होगा। ओके, जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ वो भी सेम है। सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही होता है, यानी कि U यानी रेट ऑफ हीट एमिशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एमिसिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब कोई बॉडी अगर ज्यादा हीट रेडिएट कर रहा है तो वो ज्यादा हीट लूज कर रहा है। ठीक है, पर यूनिट टाइम वो ज्यादा हीट लूज कर रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल करेगा या टेम्परेचर उसका देर से फॉल करेगा। ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल करेगा, यानी एक्स का जो टेम्परेचर है वो जल्दी फॉल कर रहा है। क्यों जल्दी फॉल कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है। और वाई का जो टेम्परेचर है वो धीरे फॉल कर रहा है क्योंकि वो कम एनर्जी एमिट कर रहा है। ओके, तो एनर्जी का रिलेशनशिप पर यूनिट टाइम किससे है, डायरेक्ट रिलेशनशिप एमिसिविटी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि एमिसिविटी ऑफ x जो होगा वो एमिसिविटी ऑफ y से ज्यादा होगा, क्योंकि x ज्यादा हीट रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसलिए उसका टेम्परेचर फॉल ज्यादा स्टीपली हो रहा है। ओके, तो Ex इज ग्रेटर देन Ey। और दूसरा में क्या पता है, एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी का वैल्यू सेम होता है, यानी कि Ax भी Ay से बड़ा होगा। ओके, तो ये होगा मेरा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एडियाबैटिक वॉल्स हैं। एडियाबैटिक मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि वेसल सराउंडिंग से ना हीट लेगा ना सराउंडिंग को हीट देगा। दोनों में m मास ऑफ वाटर है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अब इन दोनों वेसल्स को हमने एक मेटल रॉड से कनेक्ट किया है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी MsL/2 है, जहां S क्या है, इस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। हमें बताना है कितने टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कैलोरीमेट्री और हीट कंडक्शन दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, अब ये मान लेते हैं हाइयर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर होगा। ओके, हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग को हो सकता है क्या, नहीं। हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, हीट का ट्रांसफर इस मेटल रॉड के थ्रू ही पॉसिबल है, यानी कि हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू पॉसिबल होगा। ओके, तो जो हॉट वाटर है वो कोल्ड होता जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो हॉट होता जाएगा, यानी कि उनके टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। हमें बताना है कितने टाइम में वो टेम्परेचर डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा कंडक्शन के थ्रू। ओके, यानी कि जो भी ये हीट ट्रांसफर करेगा, जो भी ये हीट लूज करेगा, वो ये वाटर हीट गेन कर लेगा। ठीक है, और ये जो हीट ट्रांसफर है ये किसके थ्रू होगा, कंडक्शन के थ्रू होगा। ओके, तो एक बात तो क्लियर है कि जो कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt इज इक्वल टू KA/L इंटू टी। टी यहां मैं क्या कह रहा हूं, टी है टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो जैसे जैसे इनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो dQ/dt क्या है, वेरिएबल। हीट करंट क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन का हेल्प हम लोग कैसे लेंगे, मान लेते हैं कि किसी टाइम पे इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है, ये है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर नहीं है ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस T है। मान लेते हैं कि dt टाइम में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में इसका टेम्परेचर डिफरेंस D कैपिटल T से घट जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली घटेगा ही। तो dt क्या है, dt है टेम्परेचर डिफरेंस जितने से घट गया। ओके, ध्यान दीजिएगा ये dt जो होगी वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। नेगेटिव क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ओके, अब इस dt टाइम में ये जो वाटर है वो क्या करेगा, वो हीट देगा। ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर d थीटा से घट जाता है और इसका टेम्परेचर t थीटा से बढ़ जाता है,
तो इस dt और d थीटा में क्या रिलेशनशिप होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, आपने मुझे 2 रुपए दे दिए। तो पहले जो मनी डिफरेंस था वो कितना था? मनी डिफरेंस 10 का था। ओके, अब 2 रुपए आपने दे दिए तो आपके पास बचे 18 रुपए, मेरे पास हो गए कितने? 12 रुपए। यानी अब मनी डिफरेंस कितने का है? मनी डिफरेंस अब 6 का है। यानी मनी डिफरेंस में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? -4 का आया। हमेशा क्या होता है डिफरेंस? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मनी डिफरेंस में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? -4 का। समझ में आ रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर 2 का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यानी कि आपका मनी जो है वो 2 से घट गया। अगर आपका मनी 2 से घट रहा है तो मनी का जो डिफरेंस है उसमें कितने का चेंज आ रहा है? उसमें ट्वाइस का चेंज आ रहा है। ठीक है, उसमें चेंज कितने का आ जा रहा है? ट्वाइस का चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो dt होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू डी थीटा। डी थीटा से इसका टेम्परेचर घटा, डी थीटा से इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस का डिफरेंस है वो उसका ट्वाइस से चेंज होगा। यानी कितने से चेंज होगा? dt इज इक्वल टू 2d थीटा। ओके, दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे माइनस साइन है। क्यों माइनस साइन है यहां पे? क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो घट रहा है। यानी कि यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव हो। यानी क्या रिलेशनशिप आ गया हमारे पास? माइनस डी टी इज इक्वल टू 2d थीटा। ऑल राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं dt टाइम में ये जितना हीट लूज करेगा, मान लेते हैं dq हीट लूज करेगा, ठीक है, dt टाइम में उतना ही हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और उतना ही हीट ये गेन करेगा। ऑल राइट, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि dq बाई dt जो है हमारे पास, dq बाई dt वो है ka अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई t। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में इसने जो हीट लूज किया वो क्या होगा? तो हीट लॉस का इक्वेशन क्या होता है? हीट लॉस होता है ms इंटू डेल्टा थीटा, करेक्ट, ms इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस छोटा सा अमाउंट का जो हीट चेंज होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा ms इंटू टी थीटा। यानी इस dt इंटरवल में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रहा है, वो है ms इंटू टी थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू ka अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई टी। टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब डी थीटा के टर्म्स में इक्वेशन है, बट डी थीटा तो हमें नहीं चाहिए। हमारे पास टी है तो हमारे पास डी टी भी होना चाहिए। यानी कि डी थीटा को यहां से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम एस बाई डी टी, और डी थीटा को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं माइनस टी टी अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू के ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी। ओके, अब टर्म्स को अगर थोड़ा हम रीअरेंज कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? टी का टर्म एक साथ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन कैपिटल टी, और उस साइड मुझे क्या मिल जाएगा? आरएचएस में मुझे क्या मिल जाएगा? के ए अपॉन एम एस एल। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 के ए अपॉन एम एस एल इंटू डी टी, 2 के ए अपॉन एम एस एल मल्टीप्लाइड बाई डी स्मॉल टी। ओके, तो अब यहां से क्लियर है कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दिया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है? मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, अब मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट था, तो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? टी नॉट बाई 2। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा टी नॉट से टी नॉट बाई 2, और टाइम इंटरवल हम लेते हैं 0 से टी वेरी कर रहा है। ओके, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? एल एन टी, तो इस माइनस को बाहर रखते हैं और ये हो जाएगा एल एन टी, और टी नॉट से टी नॉट बाई 2। अब 2 के अपॉन एम एस एल क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो सिंपली डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टी, लिमिट्स रखेंगे तो सिंपली वो टी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के ए अपॉन एम एस एल इंटू टी। अब यहां पे लिमिट सब्सटीट्यूट करना है मुझे, तो ये लिमिट कितना हो जाएगा? एल एन टी नॉट बाई 2 माइनस एल एन टी नॉट, करेक्ट। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन टी नॉट माइनस एल एन टी नॉट बाई 2, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी। तो यहां मुझे मिल जाएगा एल एन टू इज इक्वल टू 2 के ए अपॉन एम एस एल मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके, ये मुझे मिल गया। अब मुझे k का जो वैल्यू है वो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो अगर k का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूं एम एस एल अपॉन 2a, तो 2a और 2a गया,
MSL अपॉन MSL भी गया, यानी कि मुझे सिंपली क्या मिल गया, मुझे मिल गया T इज इक्वल टू LN2, और ये होगा मेरा आंसर। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ड्रम है जिसकी हाइट 1 मीटर है और ये बैड कंडक्टर है, मतलब नहीं ये सराउंडिंग को हीट देगा ना सराउंडिंग से हीट लेगा। इसमें हमने कंप्लीटली वाटर फिल कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसका लिड नहीं है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस जो सराउंडिंग का है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे वाटर को फ्रीज करके आइस बनने में। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। इसके टर्म्स में हमें आंसर बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये है हमारे पास जो सिलेंडर है, ये इसका लिड नहीं है और ये जो इसके वॉल्स हैं ये बैड कंडक्टर है, यानी कि वॉल्स के थ्रू तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये वाटर है क्या, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग है -10 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा तो हीट तो लूज होगा, यहां से हीट लूज होगा। अगर वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वो हीट लूज कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे फेज चेंज होगा और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आइस। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट लूज हो रहा है, वो किस मोड से लूज हो रहा है। ओके, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा हीट लूज हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइस। तो मान लेते हैं कि यहां तक बन गया हमारा आइस। ओके, अब ये जो है पूरा, ये तो बैड कंडक्टर है, यानी यहां से तो हीट कंडक्ट हो नहीं सकता है, लेकिन आइस की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, मतलब आइस हीट कंडक्ट कर सकता है। तो ये जो वाटर है वो हीट कंडक्शन के थ्रू, इस आइस के थ्रू वो हीट कंडक्शन होगा और देन वो सराउंडिंग में वो हीट लूज होगा। ओके, यानी कि ये जो आइस है इसका एक एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और दूसरा एंड -10 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जो भी वाटर हीट लूज करेगा वो कंडक्शन के थ्रू लूज होगा और वाटर हीट लूज करता जाएगा और आइस बनता जाएगा। ओके, तो अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आइस बन रहा है, ये जो आइस का लेंथ है, ठीक है, ये जो आइस का जो एक सिलिंड्रिकल कॉलम हमें दिख रहा है, इसका जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। तो dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt होता है ka अपॉन l इंटू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि l ये चेंज कर रहा है, जैसे जैसे ज्यादा आइस फ्रीज हो रहा है l चेंज कर रहा है। अगर l चेंज कर रहा है इसका मतलब dq बाई dt जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है, अगेन यहां पे हिंट है हमारे पास कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा और हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब इसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं कि किसी टाइम पे x लेंथ आइस का ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ठीक है, और ये जो छोटा सा लेंथ है dx, ये आइस का लेंथ फॉर्म होने वाला है। ओके, अब क्या होगा कि जो भी ये छोटा सा वॉल्यूम है वाटर का, ये छोटा सा वॉल्यूम जो है वाटर का, ये जितना हीट लूज करेगा उतना ही कंडक्शन के थ्रू क्रॉस करेगा। तो मान लेते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में,
ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में क्या होगा, dq बाई dt जो होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ कंडक्शन, वो होगा के ए अपॉन, यहां पे आइस का लेंथ कितना बन चुका है, देखिए ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, ये कंडक्टर है, आइस का लेंथ कितना बन चुका है इस टाइम में, x बन चुका है, यानी लेंथ हम यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, इसको डेल्टा टी कह लेते हैं। तो dq बाई dt जो होगा वो क्या होगा, के ए अपॉन एक्स इंटू डेल्टा टी, ये रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा। बट इस छोटे से टाइम dt में कितना हीट फ्लो करेगा, ठीक है, कितना हीट ये लूज करेगा, कैसे पता करेंगे, हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा m इंटू एल, करेक्ट, क्योंकि ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस है, हीट लॉस कर रहा है, आइस बन रहा है, इसका मतलब हीट लॉस कितना होगा, m इंटू एल। तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है ये कितना हीट लूज करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं dq मल्टीप्लाइड बाई dm मल्टीप्लाइड बाई dq इज इक्वल टू dm मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये dm क्या है, ये dm है इस छोटे से वॉल्यूम ऑफ वाटर का मास। अब मास कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपली मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, ठीक है, और इसका लेंथ है dx, तो वॉल्यूम हो जाएगा a dx, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी से तो ये मुझे dm दे देगा और मल्टीप्लाइड बाय l, यानी dq कितना आ गया, ये जो मास ऑफ वाटर है ये इतना हीट ट्रांसफर करेगा या इतना हीट लूज करेगा dt अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी dq कितना हो गया मेरा, dq हो गया a रो l इंटू dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू के ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ओके, यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टी एक्स इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन ए रो एल मल्टीप्लाइड बाई टी टी। यानी अब क्लियर है हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, पहले तो पूरा वाटर है यानी आइस का लेंथ कितना होगा 0, बाद में जब पूरा आइस बन जाएगा तो आइस का लेंथ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं स्मॉल एल, यानी कि ये इंटीग्रेशन जाएगा फ्रॉम 0 टू स्मॉल एल। अब इधर आते हैं, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, के ए तो कैंसिल ही हो गया, तो के रो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैपिटल एल ये तो कांस्टेंट ही है। ओके, डेल्टा टी भी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है सराउंडिंग, ठीक है, यहां पे सिर्फ फेज चेंज हो रहा है यानी कि वाटर से आइस में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अभी भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इन सबको बाहर निकाल सकता हूं और सिंपली dt को इंटीग्रेट कर सकता हूं 0 से t तक। ओके, ये अगर मैंने कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, सिंपल इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रो कैपिटल L, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट डाल के मेरे को t ही मिलेगा। ओके, ये आ गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाइट या लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा 1 मीटर बन जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि t मुझे कितना मिलेगा, मुझे t मिलेगा रो एल अपॉन 20k। ओके, रो एल अपॉन 20k मिलेगा और ये होगा मेरा आंसर। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी। तो हमने देखा कि हीट कंडक्शन और कैलोरीमेट्री को यूज करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ऑलराइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में एक लेयर ऑफ आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और इसकी थिकनेस है x1, ये फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर पे। हमें आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी डेंसिटी और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया है। हमें बताना है कि जो लेयर ऑफ आइस है उसकी थिकनेस x1 से x2 होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन मिक्स कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री का और हीट कंडक्शन का। ओके, अब वाटर है, बीच में आइस है और उधर एयर है यानी एटमॉस्फेयर है। अब यहां पे इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है यानी कि हीट का कंडक्शन हो सकता है, और हीट का कंडक्शन अगर होगा तो क्या होगा, वाटर इस आइस ब्लॉक के थ्रू हीट लूज करेगा।
वाटर ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर वो हीट लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी वो आइस बन जाएगा। यानी कि क्या होगा, आइस का जो लेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। ओके, यानी कि x1 थिकनेस से x2 थिकनेस होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। ओके, तो अब एक चीज तो क्लियर है, कंडक्शन की बात हो रही है, और कंडक्शन में जो हीट लॉस का रेट होता है वो होता है KA/L इंटू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे कंडक्टर कौन है, यहाँ पे कंडक्टर है आइस, करेक्ट, क्योंकि वाटर आइस के थ्रू हीट लूज कर रहा है, तो कंडक्टर आइस है और आइस की जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये जो लेंथ है, ओके, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dq/dt जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब फिर से यही है कि हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर हीट करंट कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हमने अज्यूम किया कि किसी टाइम पे x थिकनेस आइस की हो चुकी है, ओके, और dx थिकनेस का जो वाटर कॉलम है, ठीक है, dx थिकनेस का जो वाटर कॉलम है ये आइस बनने वाला है, यानी कि ये हीट लूज कर देगा। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, ये dt टाइम में। तो dt टाइम में ये जो स्मॉल थिकनेस ऑफ वाटर है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये फ्रीज करके आइस बन जाएगा, ये हीट देगा और ये फ्रीज करके आइस बन जाएगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि dq/dt इज इक्वल टू KA/लेंथ। ओके, ए क्या है, ए है ये सरफेस एरिया, और लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी थिकनेस, यानी हो जाएगा KA/x इंटू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये dt टाइम में कितना हीट लूज कर देगा, ठीक है, हीट लॉस क्या होता है, हीट लॉस होता है Q इज इक्वल टू ml, क्योंकि किसकी बात हो रही है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ये लूज करेगा कौन, ये छोटा सा मास Tm, ये छोटा सा मास dm ऑफ वाटर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा, उसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, यानी dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहेगा, ओके, और इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है dx, यानी वॉल्यूम हो जाएगा a dx, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डेंसिटी से तो मुझे मिल जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये स्मॉल मास इतना हीट ट्रांसफर कर देगा इस आइस शीट के थ्रू। ओके, यानी कि dq को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं a dx rho l डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू KA/x इंटू डेल्टा टी। यानी कि अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे टर्म्स को रीअरेंज कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू KA डेल्टा टी डिवाइडेड बाई a रो l मल्टीप्लाइड बाई dt। ओके, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना चाहिए, और इंटीग्रेशन से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए, ये x क्या था, थिकनेस ऑफ आइस शीट, वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, वो x1 से वेरी कर रहा है x2 तक। ओके, दूसरे साइड टाइम को हम कहां से कहां वेरी करा सकते हैं, 0 से लेके t तक वेरी करा सकते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं यहां, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx x1 से x2 तक, और RHS में मेरे पास एक बड़ा सा टर्म है, उस बड़े से टर्म को लिख लेते हैं KA डेल्टा टी अपॉन a रो l, KA डेल्टा टी अपॉन a रो l मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल dt, और इसका इंटीग्रल 0 से t, करेक्ट। अब यहां पे RHS में हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, a तो गया, तो k कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट तो है ही। ओके, ये l को मुझे कैपिटल L लिखना चाहिए क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। डेल्टा टी के साथ क्या हो रहा है, वाटर जो है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, उसका चेंज हो रहा है फेज, फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। यानी कि सिर्फ जो वेरिएबल टर्म है वो है dt, यानी बाकी सारी चीजों को मैं बाहर निकाल लूंगा और सिर्फ यहां पे इंटीग्रेट करना होगा dt को। ओके, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, यहां पे हो जाएगा k, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, 0 और t का जो डिफरेंस है, 0 और -t का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सिंपली t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kt डिवाइडेड बाई रो l
और dt का इंटीग्रल करेंगे तो t, और लिमिट डालने पे मुझे मिलेगा सिंपली t। यानी कि यहां से मुझे t कितना मिल जाएगा, यहां से t मुझे मिल जाएगा रो l डिवाइडेड बाई 2kt मल्टीप्लाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये होगा मेरा आंसर। ऑलराइट, तो ये होगा मेरा आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ये था थर्मोमेट्री सेशन 7 का डीपीपी डिस्कशन। इसमें हमने रेडिएशन के ऊपर कई क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने कैलोरीमेट्री और हीट कंडक्शन के मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।